कारो यस्य मूलं क्रमपदजटिलं यस्य छन्दांसि शाखा ऋक्पत्रं सामपुष्पं जजुरचितफलं स्यादथर्वाः प्रतिष्ठा यज्ञच्छाया सुसीता द्विजगणमधुपै गीयते यस्य नित्यं शक्तिः सन्ध्यात्रिकालं पठेत दुरितभयहरः पातु नो वेदवृक्षः। नमस्कारः मित्राणि। दोस्तों, चूंकि हम जानते हैं कि यूजीसी नेट या फिर अन्य बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो पुरालिपि तथा अभिलेख यानी शिलालेख के विषय में प्रश्न आते हैं, तो आज हम उसी को ध्यान में रखते हुए शिलालेख नामक पुरालेख तथा अभिलेख के विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम आपको ये बता दें कि जो यूजीसी का जो सिलेबस है उसमें किस प्रकार से शिलालेखों के विषय में पूछा गया है। तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत। ब्राह्मी लिपि का इतिहास क्या है, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय को हम अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे। जो ब्राह्मी लिपि का जो उद्भव हुआ वो किस प्रकार से हुआ, ठीक है, किस तरह से उसको विभक्त किया गया, कितने भागों में बांट के, और फिर उसका उद्भव हुआ और फिर उसका विकास कैसे हुआ, इन सब बातों पे हम चर्चा इस पाठ में करेंगे। ये हमारा पुरालिपि तथा अभिलेख का प्रथम भाग है। हम इस तरह से छोटे छोटे पाठ में इस विषय को समझेंगे ताकि हम सभी के लिए यह विषय जो है ज़्यादा लाभकारी और आसान हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे। तो लिपि का परिचय हम जब देखते हैं तो लिपि के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे जैन आचार्य हैं, तो जैन आचार्य जो हैं उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, जैन मुनि के द्वारा लिखा हुआ जो ग्रंथ है उसका नाम है पर्णवर्णा सूत्र। पर्णवर्णा सूत्र में 18 लिपियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। कितनी लिपियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है, किसमें? पर्णवर्णा सूत्र जो है उस ग्रंथ में हमें 18 लिपियों की जानकारी प्राप्त होती है कि लिपियां 18 हैं, ऐसा प्राप्त होता है। लेकिन बौद्ध आचार्य जो हुए उनके द्वारा विरचित जो ललित विस्तार नामक ग्रंथ है उसमें 64 यानी कि 64 लिपियों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि लिपियां जो है वह 64 है। इस बात को कौन कहता है? तो बौद्ध आचार्य के द्वारा विरचित जो ललित विस्तार नामक ग्रंथ है उसमें यह बात हमें प्राप्त होती है। अब आइए, भारतीय प्राचीन शिलालेखों में हमें 2 लिपियों की जानकारी प्राप्त होती है। जो भारतीय प्राचीन शिलालेख हैं उसमें हमें 2 लिपियों की ही जानकारी प्राप्त होती है। एक कौन सी लिपि है? ब्राह्मी, तथा दूसरी जो है वह खरोष्ठी लिपि है, जिसकी जानकारी हमें भारतीय प्राचीन शिलालेखों में प्राप्त होती है। अब ब्राह्मी लिपि के विषय में बात करेंगे। तो ब्राह्मी लिपि जो है वह सबसे प्राचीन लिपि है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि कैसी लिपि है? तो सबसे प्राचीन लिपि अगर कोई है तो वह क्या है? ब्राह्मी लिपि है। इस लिपि का जो निर्माण है वो ब्रह्म या ब्रह्मा के द्वारा हुआ है, ऐसा माना जाता है। अब ब्राह्मी लिपि का प्रादुर्भाव ब्रह्मा से हुआ है और इसका जो प्रादुर्भाव यानी कि उद्भव जो है वह किसके द्वारा हुआ है? ब्रह्मा के द्वारा ही इसका उद्भव हुआ है। और ब्राह्मी लिपि जो है वह चित्र लिपि से उत्पन्न हुई है। यह लिपि पूर्ण रूप से स्वतंत्र तथा वैज्ञानिक है। यह जो ब्राह्मी लिपि है यह किसी पे आश्रित नहीं है। यह कैसी है? तो यह स्वतंत्र है, ठीक है, और यह इसकी वैज्ञानिकता भी है, ठीक है।
सामी आदि लिपियों में ब्राह्मी लिपि श्रेष्ठ मानी जाती है। ये सामी इत्यादि जो लिपियां हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, तो आगे फिर चलते हैं। अब हम लिपियों का विभाजन जब करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि लिपियों का विभाजन जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 प्रकार की लिपि 6 प्रकार से हम लिपियों का विभाजन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे? तो प्रतीक लिपि, चित्र लिपि, सूत्र लिपि, भावमूलक लिपि, विचार लिपि और ध्वनि लिपि। इस तरह से 6 प्रकार से हम लिपियों का विभाजन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है? प्रतीक लिपि है। तो प्रतीक लिपि क्या है तो उसके विषय में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो किसी भी लिपि में लिपि के न होने पर प्रतीक का प्रयोग होता था। इसमें किसी चिन्ह तथा वस्तु के द्वारा किसी सामग्री को बताया जाए वो प्रतीक लिपि कहलाता है। प्रतीक लिपि जो है वह किसी भी चीज का प्रतीक दिखा के, यानी कि किसी भी चिन्ह को हम दिखा के और बताएं तो वो क्या है? प्रतीक लिपि में के अंतर्गत आता है। आगे जो है वो क्या है? ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि जो है वो क्या है? तो इसके द्वारा ही लिपियों का वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित किया जाता है। यह लिपियों के विकास की अंतिम कड़ी मानी जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रतीक लिपि, चित्र लिपि, सूत्र लिपि, भावमूलक लिपि, विचार लिपि और ध्वनि लिपि। तो ध्वनि लिपि जो है वह लिपियों के विकास की जो अंतिम कड़ी है वही है ध्वनि लिपि। ठीक है, अब ब्राह्मी लिपि की विशेषताएं क्या है? ब्राह्मी लिपि विशेष कैसे है और लिपियों से, उसकी क्या विशेषता है? तो इस विषय में जब हम बात करेंगे तो ब्राह्मी लिपि जो है वह सबसे प्रसिद्ध तथा वैज्ञानिक लिपि है और यह लिपि जैसे लिखी जाती है उसी प्रकार इसका उच्चारण होता है। बहुत सारी लिपियां हैं जो लिखी उसका लेखन अलग होता है, उच्चारण अलग होता है, नहीं, किंतु यह ब्राह्मी लिपि जो है वह वस्तुतः जैसे लिखी जाती है वैसे ही इसका उच्चारण किया जाता है। अब इस लिपि में स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्णों की संख्या पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। बहुत सारी लिपियों में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की संख्या पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इस लिपि में यह स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। ब्राह्मी लिपि के उच्चारण के चिन्ह भी प्राप्त होते हैं। ब्राह्मी लिपि कैसे उच्चारित होती है उसके चिन्ह भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब अमरकोश के अनुसार कहा गया है कि ब्राह्मी तो भारतीय भाषा कीर्वाण वाणी सरस्वती। यह प्रथम कांड के धी वर्ग विवरण में कहा गया है। अमरकोश में ब्राह्मी तो भारतीय भाषा गिरवाण वाणी सरस्वती, ऐसा अमरकोश में कहा गया है। अब ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने क्या हैं? तो ब्राह्मी लिपि का जो नमूना है वो अजमेर स्थित बडली गांव के शिलालेख में प्राप्त होता है। अजमेर में एक बडली गांव है, वहां पे एक शिलालेख है जिसमें ब्राह्मी लिपि का जो नमूना है वह प्राप्त होता है। और उस उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के पिपरहवा जो गांव है उसके स्तूप पे भी यह ब्राह्मी लिपि के नमूने हम देख सकते हैं। अब भारतीय लिपियों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, उनके काल का विभाजन हम कैसे कर सकते हैं? तो 3 भागों में हम ब्राह्मी लिपि को बांटा गया है। प्राचीन काल जो है 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, मध्यकाल जो 300 से 1000 है और आधुनिक काल जो 1000 से अभी वर्तमान समय तक जो चल रहा है वो। अब लेखन कला की प्राचीनता, लेखन कला की प्राचीनता कैसे है? तो यह कला एक अत्यंत प्राचीन कला है। डॉक्टर वर्नल के मतानुसार ब्राह्मी लिपि का विकास फोनिशियन लिपि के द्वारा हुआ है। फोनिशियन लिपि जो है उसके द्वारा ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ है।
रामायण, महाभारत, कौटिल्य द्वारा विरचित अर्थशास्त्र में लिपि शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। यह लिपि शब्द जो प्रयोग है यह रामायण, महाभारत, कौटिल्य द्वारा विरचित अर्थशास्त्र में प्राप्त होता है। कौटिल्य ने लेखन के विषय में बताया है कि मुंडन संस्कार के बाद जातक को लेखन तथा गणित का ज्ञान देना चाहिए। अब कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के रचयिता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, वो उन्होंने लेखन विषय को बताया है कि मुंडन संस्कार यानी कि मुंडन संस्कारोपरांत जो जातक होता है यानी कि जो बालक होता है उसको लेखन कला और गणित का ज्ञान हमको देना चाहिए, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के विषय में जब हम बात करेंगे तो इस लिपि की उत्पत्ति दो प्रकार से हुई है। ब्राह्मी लिपि दो प्रकार से हुई है, एक तो विदेशी उत्पत्ति और दूसरी भारतीय उत्पत्ति। तो विदेशी उत्पत्ति में जब हम बात करेंगे तो विदेशी उत्पत्ति में ऐसा है कि फ्रेंच के विद्वान कुबेरी ने ब्राह्मी लिपि को चीनी भाषा से उत्पन्न माना है। सभी अपना अपना मत देते हैं, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन इनका मत भी हमको परीक्षा के लिए याद रखना है कि कुबेरी ने किस भाषा से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को माना है। तो उन्होंने चीनी भाषा से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मानी है। ठीक है। बूलर के मतानुसार ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति उत्तर सामी भाषा से हुई है। ये सारे भाषा हैं, चीनी भाषा, उत्तर सामी, वामी, ये सब जो है भाषाएं हैं। तो इन भाषाओं के अलग अलग मत से जो आचार्य हुए, जो विदेशी पाश्चात्य विद्वान हुए, वो उसमें बूलर का जो मत है उनका यह मानना है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति उत्तर सामी भाषा से हुई है। अब सिंधु घाटी की लिपि चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो कैसी थी? चित्रात्मक थी। चित्रात्मक कैसी? तो चित्रलिपि जो हमने पीछे 6 लिपि के जो प्रकार देखे थे उसमें चित्रलिपि जो है वैसी थी सिंधु घाटी की जो लिपि थी। ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है। कुछ लिपियां हैं जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, और ब्राह्मी लिपि जो है वो कैसी लिखी जाती है? बाएं से दाएं की तरफ यह लिखी जाती है। अब फोनीशियन जो है वो भारत के निवासी थे। फोनीशियन कौन है? भारत के निवासी हैं, और इन्हीं फोनीशियनों को ऋग्वेद में पणि नाम से कहा गया। शर्मापणि संवाद में जो पणि है उनको ये जो फोनीशियन है इन्हीं को ऋग्वेद में पणि शब्द से प्रयोग किया गया है। अब पीछे हमने वैदेशिक उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि की देखी थी। अब यहाँ हम भारतीय उत्पत्ति देखेंगे। तो इसमें भी दो पार्ट है, एक तो द्राविड़ीय और दूसरा जो है वैदिक उत्पत्ति है। द्राविड़ीय उत्पत्ति के विषय में जो प्रमुख विद्वान है डॉक्टर एडवर्ड थॉमस, इनके अनुसार जो ब्राह्मी लिपि जो है वो द्रविड़ भाषा से उत्पन्न हुई है। ठीक है। और वैदिक तथा आर्य उत्पत्ति को हम जब देखेंगे, उस विषय पे बात करेंगे, तो ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति चित्रलिपि से मानी गई है। वो पीछे भी हम देख चुके हैं, क्योंकि यह चित्रलिपि आर्यों द्वारा उद्धृत मानी गई है। इस मत को मानते हुए कनिभ्म कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि का उद्भव वैदिक काल है। ब्राह्मी लिपि का जो उद्भव है वो कौन सा है? तो वैदिक काल जो है वह ब्राह्मी लिपि का उद्भव का काल है, तथा ब्राह्मी लिपि मूल रूप से वैदिक लिपि तथा आर्य लिपि ही है। वह ब्राह्मी लिपि जो है वो कैसी है? तो वैदिक लिपि या आर्य लिपि ही है। मूल रूप से यह वैदिक काल के समय ही ब्राह्मी लिपि का उद्भव हुआ और उसी समय इसका विकास हुआ। तो इस तरह से अभी हमने ब्राह्मी लिपि का उद्भव, विकास और ब्राह्मी लिपि के जो विभाजन है
ब्राह्मी लिपि की विशेषताएं हैं, इन सब विषय को हमने पहले पाठ में पढ़ा। ये हमारा पुरालेख तथा अभिलेख का जो है प्रथम भाग है। अगले भाग में हम शिलालेख में जो विशेष रूप से सामग्री है, शिलालेख कैसे है, वो शिलालेख के कितने विभाजन है, शिलालेख है, ताम्रलेख है, इन सब विषयों में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।